इस समय यूक्रेनियन लोग सिर्फ उन पर बरस रही गोलियों और मिसाइलों से ही नहीं मर रहे हैं, बल्कि किसी और शांत चीज से भी मर रहे हैं। वे प्यास, रोकथाम योग्य बीमारियों और जहर जैसी चीजों से मर रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित बताकर बेचा जा रहा है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में वह जल संकट झेल रहा है। सिर्फ 15% निवासियों के नलों में अब भी पानी आ रहा है। कुछ लोग गड्ढों के पानी का इस्तेमाल करने लगे हैं। वही पानी जिसे आप नल से आसानी से निकाल लेते हैं, वह अब कब्जे वाले डोनेट्स्क और लुहांस्क में लाखों लोगों के लिए एक दुर्लभ विलासिता बन गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सूखा नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, प्रोपेगेंडा और जानबूझकर उपेक्षा से बनी मानव निर्मित आपदा है। पानी को एक हथियार बना दिया गया है। ये आबादी को नियंत्रित करने और बिना गोली चलाए विरोध को कुचलने का एक डरावना तरीका बन गया है। जब आप देखेंगे कि ये रणनीति कैसे काम करती है, तो आप गुस्सा हो सकते हैं। आज हम रूसी कब्जे में जीवन की सच्चाई दिखाएंगे और कारण बताएंगे। अब आवाज उठाने का समय है। आइए मैं आपको उस समय ले चलता हूँ जब हालात बेहतर थे। कुछ साल पहले यहाँ पानी उतना ही आम था जितना आपके लिए। एक ही जीवन रेखा ने पूरे पूर्वी यूक्रेन के इस कोने को जीवित रखा था। इसे स्वेर्स्की डोनेट्स डोनाबॉस नहर कहा जाता है। यह एक मजबूत विशाल कंक्रीट की नदी है जो 81 मील या लगभग 130 किलोमीटर लंबी है, जिसे सोवियत काल में बनाया गया था। हर घंटे यह 66 मिलियन गैलन यानी लगभग 2.5 करोड़ लीटर साफ पानी भेजती थी। स्वेर्स्की डोनेट्स नदी से पहाड़ियों के ऊपर और समतल स्टेपी भूमि के पार सीधे आजोव सागर तक। इस सिस्टम की व्यवस्था मजबूत थी और घड़ी की तरह चलती थी। 7 विशाल पंपिंग स्टेशन, हर एक शहर के ब्लॉक जितना बड़ा, उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठाते थे और वहां से विशाल जलाशयों में उसे जमा किया जाता था। छोटी पाइपें हर रसोई, स्कूल और अस्पताल तक जाती थीं, दक्षिण के मालोपोल से उत्तर के लुहांस्क तक। आपने नल घुमाया और पानी साफ, ठंडा और लगातार बहता हुआ निकल आया, दिन हो या रात, कभी भी। तब कोई नहर का धन्यवाद का वीडियो नहीं बनाता था, जरूरत भी नहीं थी। फिर फरवरी 2022 आ गया। रूसी सैनिक और तोपखाने उस नहर को पार करते हुए सीधे चले गए। जब पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के पहले ही हफ्तों में उसके बाद एक मुसीबतें आती गईं। गोले सबसे पहले इसकी कंक्रीट की दीवारों में छेद कर गए और बाद में धमाकों ने उन पावर स्टेशनों को उड़ा दिया जो पंपों को बिजली देते थे। अप्रैल तक प्रवाह पहले ही आधे से भी कम हो गया था। उस पहले गर्मी के अंत तक नहर जैसे तैसे चल रही थी। आज इंजीनियर जो अब भी दूर से इन चीजों पर नजर रखते हैं, कहते हैं कि नहर अब पहले के मुकाबले लगभग 12 से 15% ही बह रही है। बिल्कुल सही, 12%, जबकि आबादी 85% नहीं घटी। यह समझने के लिए आपको गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं कि यह समीकरण असंतुलित है। एक जरूरत है जिसे पूरा किया जाना चाहिए, और वह कमी पाइपों और कुशल सिस्टम से तो पूरी नहीं हो रही, इसलिए वह टैंकर, ट्रकों और इंसानी मेहनत से पूरी होती है। सुबह 7 से 10 बजे किसी भी आबाद शहर में जाएं, नया रोज का रिवाज दिखेगा। एक पुराना हरा ट्रक जिसकी पीठ पर जंग लगा टैंक है, मोड़ पर रुकता है। एक सैनिक या स्थानीय पुलिस वाला केबिन के सहारे खड़ा होता है, हाथ में राइफल लिए, ज्यादातर झगड़े को कुछ ही मिनटों में रोकने के लिए। लाइन 2 कभी कभी 3 ब्लॉक तक लंबी होती है। लोग जो भी उठा सकते हैं, जैसे 20 लीटर कनस्तर पुराने तेल के डिब्बे, 5 लीटर सोडा बोतलें, डोरी से बंधे बर्तन तक सब लाते हैं। अगर उसमें पानी आ सकता है तो वे उसे इस मौके का फायदा उठाने ला रहे हैं। बच्चे छोटे और फुर्तीले होने के कारण बड़ों की टांगों के बीच से निकलकर उम्मीद से लाइन में लग जाते हैं। ड्राइवर ऊपर चढ़कर वाल्व घुमाता है, जिसे 45 मिनट तक भूरा पानी तेजी से बहता है। वाल्व बंद होता है, ट्रक अगले स्टॉप की ओर बढ़ता है, वहीं जहां पिछली रात ड्राइवर को लिफाफा मिला था। और ये सब क्यों? अच्छे दिन पर एक परिवार को शायद 60 लीटर पानी मिले, जिसमें पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने, टॉयलेट फ्लश या बच्चे का चेहरा पोंछना शामिल है। पूरे परिवार के लिए 60 लीटर 3-4 कभी 5 दिन चलना चाहिए, वो भी बिना रुकावट के माहौल में। हम दोपहर से पहले ही 60 लीटर पानी खर्च करते हैं, जबकि ये परिवार पूरे हफ्ते उसी पानी में काम चलाते हैं। वे जरूरत ना हो तो टॉयलेट भी फ्लश नहीं करते। वे कपड़े तभी धोते हैं जब बदबू बहुत ज्यादा हो जाती है। वे एक ही बर्तन में पानी को 3 बार उबालते हैं, पहले कॉफी या चाय के लिए, फिर मैक्रोनी पकाने के लिए और फिर फर्श पोंछने के लिए। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, ऐसे माहौल में बीमारियां पनपने लगती हैं। एक त्वचा पर चकत्ते की बीमारी जंगल की आग की तरह फैल गई है। डॉक्टरों ने बताया कि खुजली और इम्पेटिगो जैसी बीमारियां, जो यूरोप में दशकों पहले खत्म हो गई थीं, अब फिर से बढ़ रही हैं।
शुरुआत में भी जब नहर का पानी बहने लगा तो अधिकारियों ने चौंकाने वाला समाधान प्रचारित किया। उन्होंने निवासियों से कहा कि वे सीधे कोयला खदानों से निकला पानी पिए। रूसी टेलीविजन पर इसे एक वीरतापूर्ण समाधान के रूप में दिखाया गया, लेकिन असलियत में यह क्रेमलिन द्वारा किया गया एक जुआ था। विशेषज्ञों ने कहा, खदान का पानी विषैला है। इसमें भारी धातुएं, सल्फेट्स और रासायनिक अपशिष्ट दशकों से सुरंगों में रिस रहे हैं। जिन परिवारों ने इसे आजमाया उन्होंने कड़वा स्वाद, धुंधला रंग और पेट की बीमारी की शिकायत की। डॉक्टरों ने बताया कि लंबे समय तक संपर्क से अंगों को नुकसान, प्रतिरक्षा कमजोरी और कैंसर का खतरा हो सकता है। खतरा केवल लोगों तक नहीं है। खदान का प्रदूषित पानी मिट्टी में मिलकर फसलें, मवेशी और भूमिगत जल को भी जहरीला बना देता है, जो भविष्य के लिए सुरक्षित होना चाहिए था। पुतिन के कब्जे वाले लोग जिसे जीवन रेखा के रूप में पेश करते हैं, वह असल में एक और हथियार है जो खुद जीवन को ही एक धीमी और खतरनाक परीक्षा में बदल देता है। हम कुछ ही मिनटों में इस पर बात करेंगे। निवासियों की हताशा बढ़ रही है। पिछली सर्दियों में येनाकीवा में तापमान लगातार 2 हफ्तों तक -22 सेल्सियस तक गिर गया था और 11 दिनों तक एक भी टैंकर नहीं आया जब कोई विकल्प नहीं बचा था। लोगों ने प्लास्टिक की थैलियों में बर्फ को अंदर लाया, उसे गैस बर्नर पर पिघलाया और जब गैस का दबाव भी खत्म हो गया तो आंगन में लकड़ी की आग पर उसे पिघलाया। कहा जाता है कि एक दादी ने कीव में बेटी के लिए वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया, मैं 74 की हूँ और रात में साफ बर्फ ढूंढने बाहर घूम रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी आखिरी सर्दियां ऐसे गुजरेंगी। रूसी टेलीविजन ने उसी हफ्ते गर्व से रिपोर्ट किया कि डोनबास के लोग कीव शासन की जल नाकेबंदी का वीरता से सामना कर रहे हैं। यह है जो बात उन्होंने आसानी से बताना भूल गए वह यह थी कि यह नाकेबंदी रूसी वर्दी पहने सैनिकों द्वारा लागू की जा रही है। जब आप जल संकट का कारण पूछते हैं तो सीधा जवाब है भ्रष्टाचार। पुतिन के अधिकारी और डोनेट्स्क लुहांस्क के नेता मरम्मत की राशि को अपनी नकद मशीनों में बदल चुके हैं। वे फंड जो पंपिंग स्टेशन ठीक करने, जलाशयों का पुनर्निर्माण करने और टूटी हुई पाइपों को बदलने के लिए होने चाहिए थे, उन्हें फर्जी कॉन्ट्रैक्ट, फुलाए हुए बजट और केवल कागजों पर मौजूद कंपनियों के जरिए चुरा लिया जाता है। निर्वासन में काम कर रहे रिपोर्टरों ने जब पैसों का पीछा किया तो उन्हें 28 अरब से ज्यादा रूबल का पता चला। 2022 से 2025 के बीच अधिकृत क्षेत्रों में जल संरचना बहाली पर 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। कागजों पर उस पैसे से नए पंप, पाइप, निस्पंदन प्रणालियां और मोबाइल पानी शुद्धिकरण संयंत्र खरीदे गए। असल में किसी शहर में नई पाइप नहीं लगी। एक उदाहरण से व्यवस्था का असली रूप दिखता है। अगस्त 2023 में अधिकारियों ने डोनेट्स्क के पास जल शोधन संयंत्र के कथित पुनर्निर्माण के लिए बड़ा समारोह किया। उप मंत्री मास्को से उड़कर आए। वहां रिबन था, कैंची थी, तालियां थीं और टेलीविजन कैमरे थे। राज्य टीवी ने चमकदार फिल्टर दिखाए जो साफ पानी घुमा रहे थे, लेकिन अगली सुबह नलों से सिर्फ हवा आई। प्रसारण में दिखाए गए फिल्टर रोस्तों के चालू संयंत्र से लाए गए, कैमरों के लिए ट्रक से आए और फिर वापस भेज दिए गए उसी रात। असली इमारत अब भी खाली पड़ी है, उसमें सिर्फ कबूतर रहते हैं। इस काम के लिए दिए गए 18 अरब रूबल उपमंत्री के भतीजे और स्थानीय पुलिस प्रमुख की भाभी की कंपनियों में गायब हो गए। ऐसी कहानियां लुहांस्क से अजोव तक तक सुनने को मिलती हैं। ठेकेदार 400 टन पाइप का बिल बनाते हैं पर सिर्फ 38 टन भेजते हैं। बाकी पाइप काले बाजार में बेच दी जाती है और ठेकेदार फिर भी तथाकथित जल्दी काम पूरा करने के लिए बोनस वसूल लेता है। रहवासी इन्हें हवा की पाइप कहते हैं क्योंकि सबको सच्चाई पता है। पैसा तेज चलता है, पानी नहीं। लेकिन ये कुछ बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि पूरा सिस्टम ही ऐसा है। ठेके चहेतों को दिए जाते हैं, बजट बढ़ा दिए जाते हैं, सप्लाई चोरी या फिर बेची जाती है या मिलिशिया को दी जाती है। यहाँ तक कि टैंकर ट्रक जो परिवारों के लिए आखिरी सहारा हैं, वे भी भ्रष्टाचार का हिस्सा हैं। ड्राइवरों से कहा जाता है कि वे पानी सिर्फ उन्हीं इलाकों में पहुंचाएं जो वफादारी दिखाते हैं, बाकी लोग प्यासे रह जाते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नियंत्रण का मामला है कि किसे पानी मिलेगा और किसे नहीं। पुतिन के कब्जे वाले अधिकारी लोगों को निर्भर बनाए रखते हैं और जो भी विरोध करता है उसे सजा देते हैं। रूसी सरकारी मीडिया स्क्रीन पर फीता काटने और प्रचार वीडियो से भर देती है। जबकि पाइप टूटे रहते हैं और जलाशय खाली रहते हैं, परिवार घंटों लाइन में इंतजार करते हैं, बच्चे सड़कों पर बोतलें लेकर चलते हैं, अस्पताल बाल्टी से पानी बांटते हैं। यहाँ तक कि रूसी सैनिक और हजारों डोनबास के पुरुष जिन्हें जबरन मास्को सेना में भर्ती किया गया, वे भी मोर्चे से लौटकर
उसी दुख में वापस आते हैं। वे दरवाजे खोलते हैं और सिंक में वही भूरा पानी पाते हैं। प्लास्टिक बाल्टियों के साथ लंबी लाइनों में उन टैंकर ट्रकों का इंतजार करते हैं जो शायद न आए। उनके बच्चों को वही चकत्ते हो जाते हैं। उनकी पत्नियां पुरानी खदानों से लाए गए उसी गंदे पानी को उबालती हैं और उनकी माएं वही कांपते हुए वीडियो रिकॉर्ड करती हैं, किसी से भी सुनने की गुहार लगाती हैं। क्रेमलिन बार बार कहता है कि वह रूसी लोगों की रक्षा को आया है। पाइपों में जहर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे वोट देते हैं या कौन सा झंडा लगाते हैं, यह सब तक पहुंचता है। ठीक वैसे ही हर बार नल सूखने पर अपनी कहानी कहता है, इसलिए संकट बना रहता है। यह सिर्फ युद्ध की क्षति नहीं बल्कि जानबूझी कुप्रबंधन है। फंड अमीरों को और अमीर और नियंत्रण मजबूत करने के लिए चुराए जाते हैं, न कि समस्याएं हल करने के लिए। पुनर्निर्माण एक और हथियार बन गया है जिससे समुदायों को कमजोर और बंटा रखा जा रहा है। 2025 के अंत तक गुस्सा उबाल मारने लगा है। डोनेट्स्क जैसे इलाकों के निवासी खुलेआम पुतिन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद भी हर व्यक्ति को सिर्फ 2 छोटी बोतलें मिलती हैं और लोग फिर गंदा पानी पीने लगते हैं। मोहल्ले में पहुंचने वाला पानी भी शायद ही सुरक्षित होता है। अक्सर वह पानी भूरा, बदबूदार और खतरनाक होता है। डोनबास सैकड़ों पुरानी कोयला खदानों पर बसा है। जब युद्ध शुरू हुआ तो उन खदानों में से कई बंद हो गई और वे इलेक्ट्रिक पंप भी बंद कर दिए गए जो भूजल को बाहर निकालते थे। पैसे बचाने या पंप बंद होने से वहां कोई न पहुंच पाने के कारण खदानें पानी से भर गईं। पानी कोयले और हवा से मिलकर अम्ल बनाता है जो धातु चट्टानों को घोलकर लोहा, एल्यूमिनियम, मैंगनीज और सल्फेट्स पानी में मिला देता है। कई बार यह पानी गहराई से आर्सेनिक या रेडियोधर्मी तत्व ऊपर लाता है। यह जहर नदियों में फैल जाता है और नीचे जलभृतों में समा जाता है, जिससे वे स्रोत भी दूषित हो जाते हैं जिन पर लोग अपनी जिंदगी के लिए निर्भर करते हैं। एक खान है जिसका नाम कोई कैमरे पर नहीं लेना चाहता, यूनई कुमानार खान, येनाकाइवा में। 1969 में सोवियतों ने कोयले की परतों को उत्तेजित करने के लिए जमीन के नीचे एक छोटा परमाणु उपकरण विस्फोटित किया, लेकिन जल्द ही इस प्रयोग को दफना दिया। दशकों से पंप रेडियोधर्मी पानी रोक रहे थे, लेकिन 2022 में वे बंद हो गए। विशेषज्ञों के अनुसार 2026 की वसंत तक दूषित बाढ़ का पानी डोनेट्स्क ओब्लास्ट के आधे सतही पेयजल स्रोतों तक पहुंच जाएगा। मॉस्को ने सभी दस्तावेज गोपनीय कर दिए। वहां रहने वाले लोग अगले साल को गंदा साल कहते हैं और यूनई कोमेनार तो बस सबसे डरावना उदाहरण है। डोनबास भर में जहरीला पानी 2025 की शुरुआत तक नदियों और कुओं में फिर से उभरने लगा है। कालम्यूस नदी, जो कभी डोनेट्स्क शहर की जीवन रेखा थी, उसमें युद्ध से पहले की तुलना में नमक का स्तर 4 गुना अधिक हो गया था। टोरेत्स्क के पास कुछ गांवों में भारी धातु स्तर सुरक्षित सीमा से 20-40 गुना ज्यादा पाया गया। भूजल के साथ ऊपर उठता मीथेन इतना घना है कि लोग नल के पास लाइटर जलाकर पानी पर नीली लपटें देख सकते हैं। इन इलाकों में डॉक्टर फोन करते हैं और घबरा जाते हैं क्योंकि बच्चे नहाने के कारण रासायनिक जलन के साथ आते हैं। क्लिनिक में स्टाफ ने बाथरूम के शीशे पर चेतावनी लगाई, यहाँ चेहरा न धोएं, पानी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। अस्पतालों को सबसे ज्यादा परेशानी साफ पानी की कमी से होती है, क्योंकि औजार स्टरलाइज करने, घाव धोने और मरीजों को जिंदा रखने के लिए ये जरूरी है। जब सिर्फ भूरा या धात्विक पानी मिले, डॉक्टरों को सर्जरी रद्द करने या संक्रमण जोखिम लेने का कठिन फैसला करना पड़ता है। इसी कारण कुछ जगहों पर ऑपरेशन के बाद संक्रमण की दर 3 गुना बढ़ गई है, जैसा हॉर्लिवका के एक सर्जन ने दोस्त को एनक्रिप्टेड ऐप पर बताया। अब हम फिर से द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति में हैं, बस स्मार्टफोन हमारे पास हैं। मॉस्को ने हालात सुधारने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं बल्कि कागजी कार्रवाई ठीक करना जरूरी समझा। डॉक्टरों को मेडिकल फॉर्म पर जलजनित संक्रमण लिखने से रोका गया था। नई आधिकारिक शब्दावली है मौसमी आंतों का विकार। कागजों पर आंकड़े बेहतर दिखते हैं, लेकिन असलियत में मरीज और बीमार होते जाते हैं। अक्टूबर तक संक्रमण बढ़ने से अधिकारी अलर्ट थे और यह संकट पर्यावरणीय बम बन गया था। पानी अब हथियार बन गया है। विरोध के संकेत मिलते ही शायद किसी ने दीवार पर यूक्रेनी झंडा बना दिया हो या बहुत सारे लोगों ने रूसी पासपोर्ट लेने से इनकार कर दिया हो। टैंकर ट्रकों में अचानक तकनीकी खराबी आ जाती है जो हफ्तों तक नहीं सुधरती। 2022 में नकली जनमत संग्रह का बहिष्कार करने वाले जिले में 19 दिन तक कोई डिलीवरी नहीं हुई। सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जहां सहयोगी मेयर का विला है, वहां हर दूसरे दिन बिना रुके ट्रक पहुंचते हैं। रूसी सैनिक मानवीय कार्यक्रमों में पानी की बोतलें बांटते हैं, लेकिन तभी जब आप नई रूसी पासपोर्ट के साथ फोटो के लिए पोज दें और मुस्कुराएं। पासपोर्ट नहीं तो बोतल नहीं। नालचेवस्क में उन्होंने नए जल बिंदु लगाए
जिनमें पीतल की टोंटियां और दीवार पर बड़ा QR कोड था। मॉस्को गवर्नमेंट सर्विसेज ऐप से कोड स्कैन करें, नल 3 मिनट चलेगा। फोन न हो या ऐप न इस्तेमाल करें तो पैदल घर जाना होगा। प्यासी दादियां अब किशोरों से फोन लेकर खाते बनाती हैं, लेकिन सिर्फ एक बर्तन भरने के लिए ये सब नहीं समझ पाती। प्रचार तंत्र झूठ को चमकाने में ओवरटाइम काम करता है। राज्य टेलीविजन पर चमकदार संगीत और वेल्डरों के स्लो मोशन शॉट्स के साथ आकर्षक कार्यक्रम आते हैं। 2025 के वसंत का एक प्रसिद्ध क्लिप है जिसमें एक रूसी जनरल एक बड़ा वाल्व घुमा रहा है और पानी धनुषाकार में बह रहा है। वॉइस ओवर ने कहा कि यह जगह दोनेत्स्क थी। कुछ दर्शकों ने देखा कि मार्च में पेड़ हरे थे और जनरल के पीछे की पहाड़ी पर कोई गोला बारूद नुकसान नहीं था। यह फुटेज रूस के वोरोनिच के पास शूट हुई थी जो 600 किमी दूर है। उन्होंने सड़क के साइन बोर्ड भी ब्लर नहीं किए। एक और पसंदीदा चाल ये है कि वे बड़ी सावधानी से चुने गए एक ऐसे अपार्टमेंट में जाते हैं जहां पाइपलाइन अभी भी काम कर रही हो, फिर वहां की शूटिंग करते हैं। एक बुजुर्ग महिला राष्ट्रपति पुतिन की सराहना करती हैं कि उन्होंने फिर से पानी दिया, फिर उसे पहले ही काट देते हैं ताकि किसी को पता न चले कि नल छुपी बोतलों से जुड़ा है। स्थानीय टेलीग्राम चैनल असली कहानी बताते हैं। वे 90 मंजिला इमारतें दिखाते हैं जहां सिर्फ पहली 3 मंजिलों तक पानी पहुंचता है। वे दिखाते हैं कि बच्चे बारिश के बाद गड्ढों से बोतलें भर रहे हैं क्योंकि गड्ढे का पानी पाइपों के पानी से ज्यादा साफ है। वहां आप इलाकों को देख सकते हैं जहां लोग नल खोलकर अब खाली जगहों में मोमबत्तियां रखते हैं। नोवोलुहंस्क जैसे गांवों में यह और अजीब है क्योंकि वहां निवासियों को 3 साल से पानी नहीं मिला। गांव यूक्रेन के बड़े जलाशय के किनारे है, फिर भी मेरिडोपोल सबसे अधिक प्रभावित हुआ। यह कभी 5 लाख की आबादी वाला शहर था, लेकिन 3 साल की घेराबंदी के बाद भी मुख्य नहर से कुछ नहीं मिला। अब परिवार अपने आंगनों में उथले कुएं खोदते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ पीने लायक पानी मिल जाए, लेकिन ज्यादातर जो निकलता है वो खारा धात्विक कीचड़ होता है जिसमें समुद्री पानी और खदान का कचरा मिला होता है। एक शहर जो कभी यूरोप का एक प्रमुख बंदरगाह था, अब एक प्रलय के बाद के शिविर जैसा लगता है जहां पानी चम्मचों में गिना जाता है और हर बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको लगता है मेट्रोपोल सबसे बुरा है तो क्रेमलिन ने इसे और भी डरावना बना दिया। सबसे काला मजाक तो 1000 किलोमीटर दक्षिण में क्रीमिया में सामने आ रहा है। वह पहली जगह जिसे रूस ने 2014 के बाद समृद्ध भूमि में बदलने का वादा किया था। 11 साल बाद यह प्रायद्वीप सूख रहा है। यूक्रेन ने नॉर्थ क्रीमियन नहर बंद कर दी और मॉस्को की तरफ से नए जलाशयों, नमकीन पानी को मीठा करने वाले संयंत्रों और नए कुओं के हर बड़े वादे धूल में मिल गए और बजट भी गायब हो गए। 2025 के अंत तक अलुस्ता जैसे शहरों में सिर्फ 3 महीने का पानी बचेगा, जिससे लोग गुस्से में हैं। जो सैन्य ट्रक पहले मिसाइलें लाते थे, अब रोस्तोव से पीने का पानी ला रहे हैं। क्रीमिया की झीलों से निकाला गया पानी अब खत्म हो गया है क्योंकि इस इलाके में कुछ बचा नहीं। फिर इसे डोनबास पूर्व ले जाया जाता है ताकि सरकारी टीवी साफ सुथरे ट्रांसफर की शूटिंग कर सके, उस पर भावनात्मक संगीत जोड़ सके और इसे भाईचारा कह सके। क्रीमिया में परिवार सड़क किनारे काफिलों को जाते देखते हैं और फुसफुसाते हैं। यही एकमात्र समझने योग्य नतीजा है। मॉस्को एक मरते हुए कब्जे वाले क्षेत्र को सिर्फ इसलिए खाली कर रहा है ताकि दूसरे में एक वीरतापूर्ण फोटो अवसर दिखाया जा सके। और वे सिर्फ धीमी भूखमरी पर नहीं रुके। जून 2023 में रूसी सैनिकों ने खार्कोव का बांध को उड़ा दिया। एक ही रात में एक भयानक कृत्य ने दक्षिणी यूक्रेन का सबसे बड़ा जलाशय और पारिस्थितिक तंत्र नष्ट कर दिया। खेरसोन, जापोरित्सिया और उत्तरी क्रीमिया को जीवन देने वाला पानी अब गायब हो गया। नहरें एक रात में सूखी जमीन बन गईं, कुएं धंस गए, उपजाऊ मिट्टी नमक के रेगिस्तान में बदल गई। 2.5 साल बाद भी दक्षिण के लोग धमाके की कीमत चुका रहे हैं। हर बार नल खोलते ही पीला खारा पानी आता है और फिल्टर जल्दी जाम हो जाता है। नहर किनारे रहने वाली महिला ने छुपे कैमरे से कहा, पहले यहाँ टमाटर उगाते थे, खुशबू गेट तक जाती थी। अब तो हम बच्चे को नहला भी नहीं सकते बिना उसे चकत्ते दिए। इन सब के बीच डोनबास में हो रही बर्बरता छुपी नहीं रही है। दुनिया भर के लोग इस संकट को हर महीने और भी गंभीर होते देख रहे हैं और बहुत से लोग जो देख रहे हैं उससे हैरान हैं। उन्होंने युद्ध में कठिनाइयों की उम्मीद की थी, लेकिन इतनी पीड़ा या पानी को नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होते नहीं सोचा था। यह सूखा नहीं है, यह एक ऐसी योजना है जिसे वहां रहने वाले लोगों को तोड़ने के लिए बनाया और लागू किया गया है। और सितंबर में
जब रूस ने इस तथाकथित पुनःकीकरण की वर्षगांठ सिक्कों और मास्कों की देखभाल की प्रशंसा करने वाले भव्य संगीत कार्यक्रमों के साथ मनाई, जमीनी हकीकत यह थी कि लोग घंटों लंबी कतारों में खड़े थे और उन डिसैलिनेशन प्लांट्स के वादे किए जा रहे थे जो कभी पूरे ही नहीं हुए। सहायता समूह पानी की बोतलें, फिल्टर और टैबलेट्स लाकर मदद करते हैं ताकि गंदा पानी सुरक्षित हो सके। रेड क्रॉस, मेड्स सॉन फ्रंटियर, चर्च समूह और छोटी छोटी चैरिटीज सभी वहां गए हैं। फिर भी ज्यादातर काफिले क्षेत्र की सीमा तक भी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। इससे पहले ही रूसी सैनिक उन्हें रोक देते हैं। अधिकारी अजीब अजीब फीस मांगते हैं, आपूर्ति का एक हिस्सा अपने लिए ले लेते हैं या फिर मनगढ़ंत कागजात के कारण बस अंदर जाने से मना कर देते हैं। लुहानस्क के बाहर एक मेडिकल टीम 2 हफ्ते रुकी रही क्योंकि उनकी पानी जांच किट्स संदिग्ध थीं। किट्स हटाए बिना उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। मदद पहुंचते ही वह तुरंत गायब हो जाती है। मखाइवका में एक चर्च को अक्टूबर में 5000 पानी की बोतलें मिली। स्वयंसेवकों ने जल्दी पानी की बोतलें बांटी, लेकिन चौथे ब्लॉक के अंत तक बोतलें खत्म हो गईं। बाद में पादरी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं देखा था कि वयस्क लोग इतनी साधारण चीज के कारण रो पड़े। जरूरत इतनी गहरी हो गई है, यह बर्बरता इतनी आम हो गई है कि लोग भूल जाते हैं कि ये युद्ध अपराध और मानवाधिकार उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बारे में स्पष्ट है कि एक कब्जा करने वाली ताकत को क्या करना चाहिए। उसे भोजन, दवा, स्वच्छता और पानी देना चाहिए। इन चीजों को लोगों से छीनना युद्ध अपराध है। समुदाय को सजा देने के लिए ऐसा करना और गंभीर अपराध है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर हमलों की जांच शुरू की है और विशेषज्ञ डोनबास की जल प्रणालियों के नष्ट होने को भी इसमें शामिल मानते हैं। समस्या यह है कि निरीक्षक रूस के अंदर नहीं जा सकते, हर दौरे को रोक देता है और पंप स्टेशनों को सैन्य स्थल बता देता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार मानवाधिकार समूह बाहर से सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार गंदे पानी के लिए इंतजार करते हैं, अस्पताल सर्जरी रद्द कर रहे हैं, बच्चे नहाने से जल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया कि यह संकट अन्य नेताओं को भी संघर्षों में पानी का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन बीमारियों की बढ़ोतरी को हालात की खराबी का संकेत मानता है। सरकारों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन शब्दों की सीमा होती है। यूरोपीय संघ ने कब्जे वाले इलाकों में मदद करने वाली कंपनियों और अधिकारियों को सजा दी है। अमेरिका अब पानी की तोड़फोड़ को रूस का अपराध मानता है। कई कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह पानी को हथियार बनाने का सबसे स्पष्ट आधुनिक मामला है, फिर भी पीड़ा बनी हुई है। रूसी सरकारी मीडिया उधार उपकरणों से मरम्मत की झूठी शूटिंग और पानी बहाली का नाटक कर सच्चाई छुपाता है, जबकि वहां महीनों से पानी नहीं है। इस बीच डोनेट्स्क और लुहांस्क में परिवार बर्फ पिघलाते हैं, खदान के पानी को उबालते हैं या टैंकर चालकों को जितना भी बन पड़े उतना पैसा देते हैं, जो पानी को बेहद ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अब साफ बोतल बंद पानी की कीमत प्रति लीटर वोडका या सिगरेट से भी ज्यादा है। जरा सोचिए इस बारे में। कुछ कस्बों में 5 लीटर बोतल 800 रूबल की है, जबकि अधिकांश पेंशन सिर्फ 18,000 रूबल है। परिवार टेबल, सोफा और पुराने शादी के छल्ले तक बेचते हैं, जो भी कुछ पैसे ला सके। कुछ लोग स्थानीय गुंडों से उधार लेते हैं, यह जानते हुए भी कि वे कभी चुका नहीं पाएंगे। यह सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उनके बच्चे 1 हफ्ते और सुरक्षित पानी पी सकें। दुनिया इस क्रूरता को देखती है और इसे गैर कानूनी कहती है, लेकिन कब्जे वाले इलाकों के अंदर असल में कुछ भी नहीं बदलता। लोगों को हर दिन बस जीने के लिए अब भी प्यास, बीमारी और शर्म का सामना करना पड़ता है। अब खबर है कि रूस पानी की कमी की खबरें छापना अपराध बनाने की योजना बना रहा है, यानी चुप्पी भी कानून होगी। नलों के सूखे रहने से यूक्रेन वासियों को साफ संदेश मिलता है कि पानी अब युद्ध का नया मैदान है। रूस मिसाइल गोले ही नहीं, बल्कि लोगों की जरूरत की चीजों पर भी हमला कर रहा है। वह नलों को हथियार बनाकर परिवारों को पानी के लिए लड़ने पर मजबूर कर रहा है। दुनिया कानूनों और प्रतिबंधों पर बहस करती है, पर जमीन पर नुकसान बाल्टियों, बीमार बच्चों और चुप पाइपों में गिना जाता है। जब लोग हर मुश्किल के बाद भी नल का हैंडल घुमाते हैं, यूक्रेनी लोग सिस्टम को जिंदा रखने के तरीके ढूंढ लेते हैं। पहले खनन मशीनें सुधारने वाले मैकेनिक अब पीठ पर वेल्डिंग टॉर्च बांधकर अंधेरे में चलते हैं। वे आधे गिरे हुए सुरंगों में घुस जाते हैं और जमी हुई पाइपों में छेदों को पुराने कारखानों से निकाले गए कबाड़ से ठीक करते हैं। यह काम नहीं करना चाहिए, फिर भी वे 7 में से 3 पंप स्टेशन चालू रखते हैं। इंजन इतनी जोर से हिलते हैं कि लगता है टूट जाएंगे, फिर भी पाइपों से पानी बढ़ाते रहते हैं। एक गांव में निवासी ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करते हैं ताकि एक चीनी पंप खरीद सकें। उन्होंने उसे मानव अवशेष लिखे ताबूत में छुपाया।
बिना जांच के उसे मोर्चे के पार ले गए, उसे एक छोड़े गए कुएं में उतारा और गांव में साफ पानी वापस ले आए। 400 परिवार दिन रात उसकी रखवाली करते हैं, क्योंकि रूसी गश्ती दल मिलते ही उसे ले जाएंगे। महिलाओं ने अपनी खुद की भूमिगत नेटवर्क बना ली है ताकि खाली जगहों को भर सकें। निजी चैट ग्रुप कंट्रोल रूम की तरह काम करते हैं। जैसे लोग उड़ानों को ट्रैक करते हैं, वैसे ही ये टैंकर ट्रकों को ट्रैक करते हैं। वे एक दूसरे को उन ड्राइवरों के बारे में चेतावनी देती हैं जो रिश्वत मांगते हैं या आधा माल देकर धोखा देते हैं, और वे उन कुछ लोगों की तारीफ करती हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है कि वे अपना वादा निभाएंगे। वे सीढ़ियों पर बाल्टियां उठाने के लिए मददगारों की लंबी कतारें भी बनाती हैं ताकि बुजुर्ग निवासियों को भारी पानी खुद न उठाना पड़े। कुछ कस्बों में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मेयर नहीं होता, मास्को से भेजा गया वह महिला है जिसे पता होता है कि कौन सा ट्रक कल आएगा, क्योंकि उसने एहसान का लेन देन किया है, किसी ड्राइवर के बीमार बच्चे की मदद की है या उसकी पत्नी के लिए केक बनाया है। अगर यह सब कुछ बहुत ज्यादा लगता है तो हाँ, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे खुद को थका हुआ महसूस करें। वे सामने आई समस्या सुलझाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब वही जुझारूपन स्थिर है। और जो बात इसे दुखद बनाती है वो यह है कि बच्चे बड़े होते हुए यही सोचते हैं कि जिंदगी ऐसी ही होती है। स्टोरो ब्रसेवी में 10 साल का बच्चा जानता है कि उसकी बिल्डिंग में पाइप कब काम करेंगे। हर तीसरी शाम ठीक उसी मिनट जब वह छपछपाहट की आवाज सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि अस्पताल का वाल्व खुल गया है। वह टूटी फोन पर टाइमर सेट कर जल्दी नहाने जाता है। इसे आराम मानता है। पानी भूरा है और उसमें धातु की गंध है। वह इसे बिना सवाल स्वीकार करता है, क्योंकि उसकी दुनिया ने उसे यही सिखाया है कि पानी ऐसा ही होता है। अगस्त की शुरुआत में रूसी इंटरनेट पर एक वीडियो इतनी जल्दी फैला कि सेंसर डिलीट नहीं कर सके। धूल भरे आंगन में छोटे बच्चे प्लास्टिक की खाली बोतलें लेकर बोले, अंकल पुतिन, हमें प्यास लगी है, पानी दीजिए, चमत्कार कर दीजिए। प्रशासन ने इसे पहले मातृभूमि प्रेम का प्रमाण बताया, लेकिन कुछ घंटों में कहानी बदल गई। वीडियो को यूक्रेनी प्रचार बताया गया, शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया गया और माता पिता को धमकी दी गई। अब भी बच्चों की आवाजें हर कतार में गूंजती हैं, जहां 5 साल का बच्चा 20 लीटर कनस्तर आसानी से उठाता है। दुखद सच्चाई यह है कि असली नुकसान आगे तक फैला है। 2024 और 2025 में बाहर लाए गए मिट्टी के नमूनों में सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक की बेहद खतरनाक मात्रा मिली। घर के बगीचों की सब्जियां बच्चों के लिए जहरीली हो सकती हैं। किसान जो नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं, उनकी गाय बकरियां किडनी फेल होने से मर रही हैं। नई कुएं कुछ मीटर में ही खारे पानी तक पहुंच जाते हैं। विशेषज्ञ बार बार यही चेतावनी देते हैं। अगर कल सभी पंप ठीक भी हो जाएं, तो भी डोनबास के कई हिस्से 50 साल या उससे ज्यादा पीने के पानी के लिए असुरक्षित रहेंगे। प्रदूषण जमीन में गहराई तक जा चुका है, इसलिए लोग मौका मिलते ही चले जाते हैं। कई अपार्टमेंट ब्लॉक आधे खाली हैं। स्कूलों में पहले सैकड़ों छात्र थे, अब बस कुछ दर्जन बच्चे रह गए हैं। कई परिवार बच्चे पैदा करने का फैसला ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि वे नवजात के लिए सुरक्षित पानी की गारंटी नहीं दे सकते। मॉस्को इन खाली कमरों को दूर दराज के रूसी शहरों से आए बसने वालों से भर देता है। उन्हें उन लोगों के मुफ्त फ्लैट देने का वादा करता है जो भाग गए थे। टैंकर हफ्ते में 2 बार पानी लाते हैं। पुराने निवासी न्यू कमर्स को साफ पानी से टॉयलेट फ्लश करते देख गुस्सा महसूस करते हैं। यह दर्द किसी अजनबी को अपनी छीनी गई जिंदगी जीते देखने से नहीं है। यह दिखाता है कि यहाँ जिंदा रहना ताकत पर निर्भर है, इंसाफ पर नहीं। आगे देखने पर रास्ता 3 संभावित भविष्य में बनता है, और हर एक भविष्य उन फैसलों से बनता है जो ताकतवर लोग ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते। पहला भविष्य निराशाजनक है, क्योंकि वह आज जैसा ही है। भ्रष्टाचार मरम्मत के लिए पैसे को लगातार खींचता रहता है, मिट्टी में प्रदूषण फैलता रहता है, और पूरे जिले धीरे धीरे ऐसे इलाकों में बदलते जाते हैं जहां कोई भी परिवार सुरक्षित रूप से नहीं रह सकता। मॉस्को कागजों पर नियंत्रण बनाए रखता है, लेकिन असल में उसके पास एक बर्बाद इलाका है जिसमें कस्बे सिमटते जा रहे हैं और केवल कुछ हजार बुजुर्ग समर्थक बचे हैं जिनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। कमी पर बात करना अपराध बनाने की योजना से चुप्पी इसे सुधारना और कठिन बना सकती है। दूसरा भविष्य कम संभावित है। इस संस्करण में ऊपर बैठे व्यक्ति को लगता है कि सिस्टम सुधारना चोरी से ज्यादा जरूरी है। इंजीनियरों को वह सुरक्षा मिलती है जिसकी उन्हें जरूरत है। बजट आखिरकार सही जगह पर जाता है और असली मरम्मत शुरू होती है। विशेषज्ञों के अनुसार 40-500 मिलियन खर्च कर मुख्य नहर की 80% क्षमता 3 साल में बहाल हो सकती है। यह अधिक लगता है जब तक आप यह न सोचें। रूस हर महीने मिसाइलों पर इससे भी ज्यादा खर्च करता है। डोनबास के अधिकतर लोग नहीं मानते कि मौजूदा नेता यह रास्ता चुनेंगे, खासकर जब डोनेट्स्क के प्रमुख कहते हैं कि समाधान और यूक्रेनी जमीन पर कब्जा करना है। तीसरा भविष्य
वही है जिससे कई लोग उम्मीद लगाए हैं। शांत समय में युद्ध खत्म होता है या सीमाएं बदलती हैं और अंतरराष्ट्रीय टीमें बिना रुकावट आ सकती हैं। पाइप और पंप ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन जमीन के नीचे का प्रदूषण साफ करना ज्यादा मुश्किल है। इसमें दशकों लगेंगे, अरबों की लागत आएगी और शायद यह कभी पूरी तरह संभव भी न हो, लेकिन कम से कम काम शुरू तो किया जा सकता है। मारोपोल और डोनेट्स्क जैसे स्थानों में एक दिन फिर से साफ पानी मिल सकता है। जब तक यह भविष्य सच नहीं होता, लाखों लोग वही दुखद दिनचर्या जी रहे हैं। वे सुबह उठकर सिंक के नीचे बाल्टी में बचा पानी देखते हैं। वे गिनती करते, योजना बनाते हैं और आशा करते हैं कि खाना बनने से पहले पानी का ट्रक आ जाए। रात में वे बिस्तर पर लेटे दुआ करते हैं कि कल पाइप खाली ना हो। बोतलों के साथ बच्चे, उन्होंने यह कभी नहीं चाहा था। मध्य आयु की महिला जो गुप्त चैट ग्रुप्स में है ने भी यह नहीं मांगा था। अंधेरे में वेल्डिंग करता मैकेनिक और बर्फ इकट्ठा करती दादी, दोनों ने यह नहीं मांगा था, और फिर भी वे इस हकीकत को हर दिन जी रहे हैं और हर दिन दुनिया नजरें फेर लेती है। पानी हमेशा गंदा रहता है, जहर उसमें गहराई तक बस जाता है और एक बच्चा यही सोचकर बड़ा होता है कि हर कुछ सेकंड में गिरने वाली बूंदें ही नहाना है। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या है जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों। वीडियो में यूट्यूब आमतौर पर हमारी वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। असल में पिछले हफ्ते हमारे 4 वीडियो यूट्यूब के अनुसार डिमोनेटाइज हो गए थे। ड्रोन स्ट्राइक या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापन दाताओं के लिए उचित नहीं है, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया है। मैंने भी इसे शुरू से खुद बनाया है, तो हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंट लाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता, और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने की फुटेज को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते, जिससे हमें खुद को सेंसर करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसलिए कि विज्ञापन दाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से नहीं, आपके समर्थन से फंड करते हैं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर businessbasicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप हमारा सारा पुराना और भविष्य में अपलोड होने वाला कंटेंट देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।